क्योंकि वहां से आते हैं फॉर्मूलाज, वहां से आते हैं न्यूमेरिकल्स और वहां से आते हैं डेरिवेशन। सो इन दिस वन वीडियो ऑल 6 चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसका मैंने कंप्लीट फॉर्मूला लिस्ट बना के दिया है। सो नोट इट डाउन ऑन अ फुल स्केप पेपर और दीवार पे भी लगा सकते हो, क्योंकि बॉस बोर्ड्स के एक दिन पहले तक this will be the golden study material that you can use. So do watch the entire video and comment and let me know which video do you want next. Hi Varando, welcome to our channel Vedantu Maharashtra. So physical chemistry के हम लोग के पास है 6 चैप्टर्स। अब वो 6 चैप्टर्स में से सबको पता है मोस्टली डेरिवेशंस पूछे जाते हैं या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फॉर्मूला लिस्ट। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिस्ट जो आपने एक फुल स्केप पेपर पे लिखना चाहिए, सो दैट एग्जाम के बिल्कुल एक दिन पहले अगर फॉर्मूलाज रिवाइज करना हो तो दिस शुड बी द गोल्डन स्टडी मटेरियल फॉर यू। सो गाइस, आर यू रेडी? शुड वी स्टार्ट विद द कंप्लीट फॉर्मूला लिस्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर द ईयर 2026। तो यार ये देखो, सिंपल बात ये समझ लो कि हमारे पास है 6 चैप्टर्स: सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। अब इनमें से 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एंटायर फॉर्मूला लिस्ट। और यहाँ पे मैं बस आपको फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगी, बट कौन से फैक्टर का क्या मतलब है ये भी ब्रेक डाउन करूंगी। सो ऑफ कोर्स आई हैव नॉट रिटन डाउन द फॉर्मूलाज पहले ही और फिर नहीं पढ़ के सुनाऊंगी, मैं हर एक फॉर्मूला लिख के दूंगी। सो ऑल यू हैव टू डू इज बी विथ मी फॉर द एंटायर वीडियो। अब आपको पता है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी क्योंकि इसका वेटेज कम है एज कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स। सो सबसे पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। अब हम सॉलिड स्टेट की जब बात करें तो बहुत सॉलिड स्टेट में वैसे तो बहुत ही कम न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट सॉलिड स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है डिफेक्ट्स वाला। उसमें वो स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये सारे डिफेक्ट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अब हम जब सॉलिड स्टेट की बात करें, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालना है वो आना चाहिए। तो अगर आपको बताया जाए कि चलो बॉस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आम्हाला काढून दाखवा, काय सांगितलं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आम्हाला काढून दाखवा। तो यार नंबर ऑफ पार्टिकल्स कसे काढायचे? तो अगर आपको बोल दिया सिंपल या प्रिमिटिव के लिए निकाल दो, तो बहुत सिंपल या प्रिमिटिव के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकालेंगे 8 into 1/8। 8 into 1/8 हो गया 1, 8 into 1/8 हो गया 1। और ऐसे ही अगर बीसीसी के लिए बोल दिया तो हम कैसे निकालेंगे? तर बॉस बीसीसी साठी आपण काढणार 8 into 1/8, सेंटर में एक पार्टिकल होता है सो +1 विच इज 2। अगर एफसीसी के लिए बोल दिया तो कैसे निकालेंगे? एफसीसी के लिए बोल दिया तो हम निकालेंगे 8 into 1/8 प्लस हर फेस पे एक होता है तो 6 into 1/2 विच इज 4। ओके, ये हो गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। अब अगर इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बाद अगर आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, मैं जितना भी जो भी नंबर से रिलेटेड है इस चैप्टर में मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ, एवरीथिंग रिलेटेड टू नंबर्स। तो न्यूमेरिकल बोलो या फॉर्मूला लिस्ट बोलो, एनीथिंग रिलेटेड टू नंबर्स मैं सब कुछ करा दूंगी अभी, ठीक है? चलो हाँ, फिर ये हो गया। फिर उसके बाद अब सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। तो अगर आप परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी की बात करो तो बहुत सिंपल के लिए परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी की बात करो तो सिंपल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52%। बीसीसी के लिए बात करो तो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%। और अगर आप एफसीसी की बात करो तो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। तो ये हो गई पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसके बाद यहाँ से मेनली क्वेश्चन कौन सा आता है? तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इज द डेंसिटी वाला फॉर्मूला। ये डेंसिटी वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है। अब डेंसिटी वाले फॉर्मूला पे कैसे क्वेश्चन आता है? तो कैपिटल M into N अपॉन A क्यूब into एवोगैड्रोस नंबर। सो ये फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब डेंसिटी ध्यान से सुनो, डेंसिटी निकालनी है। कैपिटल N स्टैंड्स फॉर मोलर मास, स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
A stands for edge length and Na stands for Avogadro's number जो है 6.022 into 10 raised to 23। उसके बाद आपका आता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज में निकालना है और कभी कभी वो आपको अल्फा की वैल्यू भी निकालने बोल देंगे। अब अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हो I-1 अपॉन n-1। ये फॉर्मूला ना आपको अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी आएगा, सो ऑप्शनल है, अभी देख लो, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम में देख लो। सो बट मेनली कमिंग टू सॉलिड स्टेट पे अगर न्यूमेरिकल आता है बॉस तो वो इसी फॉर्मूला पे आता है। एंड इफ देयर इज एनीथिंग रिलेटेड टू नंबर्स व्हिच कैन बी आस्क्ड, तो पैकिंग एफिशिएंसी के ये 3 डेरिवेशंस में से बोल सकते हैं, या सीधा 1 मार्क के लिए ये पूछ सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करो ये पूछ सकते हैं। So ये हो गया about your solid state. If you guys want to take a screenshot, please take a screenshot of this. Okay then, हो गया about solid state. चलो, moving forward, next is your solution chapter. ठीक है, तुम टेंशन मत लो, हम क्या करेंगे पता है? I'll tell you something. What I will do is कि मैं आपको पहले सारे मेन फॉर्मूलाज लिख के दूंगी, सब कुछ लिख के दूंगी, और एक बार हमने ऑल 6 चैप्टर्स के फॉर्मूलाज कर लिए तो हम फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से टैली करेंगे कि इधर उधर से कोई डू यू नो का बॉक्स है या यूज योर ब्रेन होता है या सॉल्व न्यूमेरिकल होता है, कहीं से कोई फॉर्मूला छूट गया क्या, वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, यहाँ से मुझे एक और चीज याद आई, कभी कभी वो आपको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंड करो, तो बॉस अगर उन्होंने आपको बोल दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फाइंड आउट करो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मूला है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला है जितने पार्टिकल्स रहेंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेंगे। सो n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला है जितने पार्टिकल्स रहेंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेंगे। और अगर उन्होंने आपको बोल दिया टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंड आउट करो, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मूला है ट्वाइस n, यानी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट है सॉल्यूशन। यार ये चैप्टर ना बड़ा ही मजेदार है। क्यों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर? क्योंकि इस चैप्टर में देयर आर अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, बहुत 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 सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो तुम लोग रेडी हो जाओ। ठीक है, ऐसा मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ यार देखना ही है फॉर्मूलाज। ठीक है, अब इसमें पहला जो फॉर्मूला आता है वो है आपका हेनरीज लॉ। S is directly proportional to P, which means S is equal to KH into P. S is equal to KH into P. S is equal to KH into P. Solubility is equal to KH into P. उसके बाद सेकेंड आता है आपका रॉल्ड्स लॉ। अब मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिस्ट तो लिख के दूंगी, बट जैसे मैंने बोला आई विल एक्सप्लेन ईच फैक्टर कि कौन सा फैक्टर क्या है, ताकि जो आप न्यूमेरिकल्स भी करो तो ये डेटा सामने रहे तो आसान जाएगा। तो रॉल्ड्स लॉ का फॉर्मूला है P1 is equal to P01 into X1। अब मैम ये P1 क्या है? तो P1 होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और P01 होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। आई रिपीट, P1 होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, P01 होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और X1 तो हम सबको पता है मोल फ्रैक्शन है। टेंशन मत लो, मैं लिख के दे दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले के पास, which is called as the lowering of vapor pressure। इसको हम बोलते हैं lowering of vapor pressure। अब ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कैसे निकालें? तो देखो डेल्टा P इज इक्वल टू, सब कुछ सेम है, बस P1 की जगह आएगा डेल्टा P, P01 एज इट इज, और X1 के जगह आ जाएगा X2।
दैट्स इट। आई रिपीट, ध्यान से सुनो, P1 की जगह आ जाएगा डेल्टा P, x1 की जगह आ जाएगा x2 और x1 की जगह x2 आ गया और इधर का P01 एज इट इज। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। अब उसके बाद अब तुम पूछोगे मैम ये तो सब सही है, लेकिन व्हाट इज दिस डेल्टा P? ये डेल्टा P का मतलब क्या है? व्हाट डज डेल्टा P स्टैंड्स फॉर? तो बस डेल्टा P का मतलब है P01, डेल्टा P का मतलब है P01 माइनस P1। डेल्टा P का मतलब है P01 माइनस P1। P01 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब मैम यहाँ तक तो हमको समझ गया, ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम इसके आगे लिखेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखना है, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास देखना है, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा P, सेम यही फॉर्मूला, बस P01 को नीचे ले लो, डेल्टा P अपॉन P01। अब इधर रहा है x2, अब हम x2 के जगह क्या लिखेंगे? x2 के जगह हम लिखेंगे WM। अब मैम ये WM का मतलब क्या है सब बताती हूँ, लेकिन पहले देखो, अब आपको इतना ही याद रखना है, WM लिख लिया, नीचे M के यहाँ आएगा 2, नीचे M के यहाँ आएगा 2 और ऊपर M के यहाँ आएगा 1, M के यहाँ 2 और इधर आएगा 1, 2 और 1। अब 1 के साथ आएगा 2, 1 के साथ आएगा 2 और 2 के साथ इधर आएगा 1। सो ऑपोजिट कर लो, M2 लिख लिया तो ऊपर 1 आएगा, अब 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1। दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड एज योर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। This is called as your lowering of vapor pressure। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है, देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा डेल्टा TB, डेल्टा TB। सो डेल्टा TB is change in boiling point is equal to KB into small n। मैम ये KB क्या है? तो बस KB को हम बोलते हैं एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। KB को हम बोलेंगे एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। सो डेल्टा TB आपका क्या हुआ? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। KB हुआ एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और स्मॉल m को हमने बोल दिया मोलैलिटी। मैंने बोला ना टेंशन मत लो, पहले फॉर्मूला लिस्ट लिख लो, फिर मैं हर एक टर्म का मीनिंग आपको ब्रेक डाउन करके बताने वाली हूँ। ओके, सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट मैम ये डेल्टा TB होता क्या है? जैसे तुमने डेल्टा P निकाला ना, तो डेल्टा TB होता क्या है? तो डेल्टा TB का मतलब है TB माइनस T0B। डेल्टा TB का मतलब है TB माइनस T0B। डेल्टा TB का मतलब है TB माइनस T0B। तो ये फिफ्थ फॉर्मूला हो गया। अब हम जाएंगे सिक्स्थ फॉर्मूला के पास। अब ध्यान से सुनो, हेनरीज लॉ हो गया S इज इक्वल टू KH इंटू P। फिर रॉल्ड्स लॉ हो गया P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P01। सेम वैसा ही लोअरिंग आपने कर दिया, बस P1 की जगह डेल्टा P और x1 की जगह x2। उसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास हमने देख लिया। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा, वो इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। अब हमने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और अब हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। अब बॉस ये कैसे करेंगे हम? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास तो सिंपल है, देखो डेल्टा TB इज इक्वल टू
डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम है, स्मॉल एम यानी है मोलालिटी। तो मैंने आपको वो पिछला फॉर्मूला क्या सिखाया था, WM वाला, वही लिख लो। फिर उसको कैसे याद रखना है मैं ट्रिक भी बता दूं। WM ये सिखाया था मैंने। M2 है, 2 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 और इधर भी 2 के साथ 1, ये सिखा दिया था बॉस। यस और नो, यस और नो, यस और नो, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, बस ये जो M1 है ना, ये M1 हम हटा देंगे। मैम M1 क्यों हटाया, क्योंकि बस इतना ही चेंज है फॉर्मूला में कि M1 के जगह आ जाएगा 1000, M1 के जगह आ जाएगा 1000। ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। डन। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो सेम है जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बस डेल्टा टीबी के जगह यहाँ पे आ गया डेल्टा टीएफ, यहाँ पे आपका आ गया स्मॉल एम मोलालिटी, और यहाँ पे आ गया आपका केएफ। केएफ को हम बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू स्मॉल एम, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू स्मॉल एम। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मुझे बताओ, मैंने आपको सिखाया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर वही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास देखा, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास देख लिया। अब हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और अब हम वही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। अब ये कैसे करेंगे, तो सब कुछ सेम है, नथिंग विल चेंज। क्या बोला मैंने, नथिंग विल चेंज। देखो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू स्मॉल एम नहीं आएगा, स्मॉल एम की जगह हम हमारा WM वाला खेल करेंगे, WM। अब यहाँ पे आएगा 2, 2 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1। लेकिन बाबू भैया पिक्चर में एक ट्विस्ट है, तर बाळांनो पिक्चर मध्ये काय ट्विस्ट आहे गेस करा। तर पिक्चर मध्ये हे ट्विस्ट है कि हे M1 काढून टाका, और बॉस M1 के जगह हम लगा देंगे 1000, M1 के जगह हम लगा देंगे 1000। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। सो हेनरीज लॉ S इज इक्वल टू KH इंटू P, रॉयल्स लॉ P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P01, फिर आता है बॉयल्स लॉ डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m, फिर बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, फिर फ्रीजिंग पॉइंट आया, फिर फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। अब डेल्टा TB देखो, डेल्टा TB क्या है, TB माइनस T0B, बट मैम डेल्टा TF क्या रहेगा, तो डेल्टा TF रहेगा T0F माइनस TF, डेल्टा TF रहेगा T0F माइनस TF। सिंपल है। देखो डेल्टा P जब आपने निकाला था, डेल्टा P जब आपने निकाला था, नॉट पहले आया था, P1 बाद में आया था। बॉइलिंग में नॉट बाद में आया, बॉइलिंग में नॉट बाद में आया, यहाँ पे नॉट पहले आया, बॉइलिंग में नॉट बाद में आया, और इसमें भी नॉट पहले ही आया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा TB ऐसा है जिसमें नॉट बाद में आया है, बट फ्रीजिंग पॉइंट वाले में भी और प्रेशर में भी नॉट पहले आया है। डन है, डन है, डन है, व्हेरी गुड, कूल। चलो आता बाळांनो आपण जाऊयात पुढे। इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल तर तुम्ही काय कमेंट करणार, जम्या की नाही? पटकन 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 यार, इतका इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहे हा आपल्या डोक्यात गेलाच पाहिजे। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, क्योंकि बॉस गारंटीड यहाँ से हर साल एक न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। तो अगर हम फॉर्मूला लिस्ट अच्छे से करें,
गिवन लिख ले, टू फाइंड क्या है क्वेश्चन में ये समझ जाए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे, तो यार आधा काम तो वही बन गया. तर बॉस इकडचे आपले मार्क्स गेले नाही पाहिजे. आणि मी म्हटलं ना इथून क्वेश्चन येणार आणि मग जेव्हा बोर्ड्स मध्ये क्वेश्चन येणार मग मी तुम्हाला माझा डायलॉग मारणार. कोणता? फ्लावर समझा क्या. चलो कंप्लीट करा त्याला. आता बढ़ते हैं आगे. अब आगे 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 है ऑस्मोटिक प्रेशर. आगे क्या है बॉस? ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला कैसा हो गया? तो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब इधर आ जाएगा पाई. क्या आ जाएगा? पाई. पाई इज इक्वल टू कैपिटल MRT. पाई इज इक्वल टू कैपिटल MRT. डन. अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर भी देख लिया. अब हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास. चलो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस. डन डन डन. वेरी गुड. अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास. ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास. अब ये कैसे करेंगे हम? तो पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2V. ठीक है, तो ऐसा था ना, पाई इज इक्वल टू कैपिटल MRT. तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कैपिटल M की जगह लिखना है W2 अपॉन M2. W2 अपॉन W2 लिख दिया क्या? W2 अपॉन M2 यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय V. सो W2RT अपॉन M2 इंटू V. अब ये हो गए चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वही चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ मोलर मास. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ मोलर मास तो हो गया. अब यहाँ पे ना 11th में बस इतना लिखती हूँ कि कुछ आ जाते हैं मॉडिफाइड फॉर्मूलाज. अब मॉडिफाइड फॉर्मूलाज में पता है क्या होता है? पता है कुछ नहीं होता, सब कुछ सेम ही रहता है. देयर इज ओनली वन डिफरेंस. एंड व्हाट इज दिस वन डिफरेंस? कि आपके ये जो सारे फॉर्मूलाज है, सारे फॉर्मूलाज को I से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे अब फॉर एग्जांपल डेल्टा TB होगा तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m. ये फॉर्मूला है. वैन ऑफ में उसको मल्टीप्लाई बाय I कर दो. फिर अगर आ गया आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास पूछ लिया, यानी ये वाला फॉर्मूला, तो उसमें भी मॉडिफाइड में I से मल्टीप्लाई कर दो. इसमें भी मॉडिफाइड पूछा तो I से मल्टीप्लाई कर दो. उसके आगे यहाँ भी मॉडिफाइड पूछा तो I से मल्टीप्लाई कर दो. तो हमको मॉडिफाइड में कुछ नहीं करना है, उसी फॉर्मूला को हमको स्मॉल I से मल्टीप्लाई करना है, which is called as your Van't Hoff factor. तो यार यहाँ पे ना मैं मॉडिफाइड फॉर्मूलाज अलग से नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज कोई डिफरेंस ही नहीं है. इफ यू सी इन द टेक्स्ट बुक ना, एंड में उन्होंने दिया है मॉडिफाइड फॉर्मूलाज और वहां पे सारे फॉर्मूला को उन्होंने I से मल्टीप्लाई किया. सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम. ओके, अब मैं आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन करके बताऊंगी हर फैक्टर का मीनिंग क्या है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो फॉर्मूलाज तो आपके सामने है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई भी तो करना आना चाहिए कौन सी वैल्यू किसकी है. तो अब मैं वो आपको ब्रेक डाउन करके दूंगी. देखो, अगर आप KB की बात करो तो KB को हम बोलेंगे, KB की बात करो तो KB को हम बोलेंगे एब्युलोस्कोपिक कॉन्स्टंट. इथं ना स्पेलिंग गंडणार आहे, ठीक आहे, तुम्ही माझी फीलिंग समजून घ्या. पण एब्युलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ठीक है. फिर अगर हम KF की बात करें, अच्छा आई वांटेड टू टेल यू वन मोर थिंग. यहाँ से 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसे आता है, या KF भी आता है, व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. व्हाट इज एब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट आता है या व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आता है. और इसका वो लोग पूछते हैं यूनिट. यूनिट है केल्विन kg पर मोल. सो एब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट यानी KB, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी KF, और इसका यूनिट है केल्विन kg पर मोल. फिर उसके बाद आता है P1.
उसके बाद आता है P1। P1 को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P1 को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और फिर अगर हम बात करें P01 की, तो P01 की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सो कुछ नहीं है, Kb यानी एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, Kf यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, P1 यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P01 यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक क्लियर है? परफेक्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके ग्रेट। आता जाऊया पुढे बॉइलिंग पॉइंट कडे। अगर मैं टीबी की बात करूं तो यार आप इतना समझ लो, जब नॉट नहीं आता वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। तो अभी टीबी का मतलब क्या है, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और अगर हम T0B की बात करें, तो T0B का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, या वोलाटाइल सॉल्वेंट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपको समझ गया। सेम अगर TF दे दिया तो यार अब तुम बोलो TB यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो TF क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TF हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और अगर मैं बात करूं T0F की, TF क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T0F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया? सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक सबको क्लियर है? फिर जब जब आपको स्मॉल m दिखेगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में भी स्मॉल m दिख गया और फ्रीजिंग पॉइंट में भी स्मॉल m दिख गया, तो वो स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी। स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी। फिर मैम कैपिटल M का मतलब क्या है? तो स्मॉल m हुआ मोलैलिटी और कैपिटल M आपका हो गया मोलैरिटी। ठीक है, स्मॉल m आपका हो गया मोलैलिटी और कैपिटल M आपका हो गया मोलैरिटी। चलो यहां तक क्लियर है। और पाई का मतलब तो आपको पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो W1, W2, M1, M2, क्योंकि हमने फॉर्मूलाज में ये यूज किया है ना, ये W1 क्या है, W2 क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है। तो देखो इतना याद रखो बॉस, W stands for mass and M stands for molar mass. W stands for mass and M stands for molar mass. तो पहले मैं वो तो लिख लेती हूँ ना, mass of, और फिर उसके बाद यहां पे भी मैं लिख दूंगी मोलर मास ऑफ, और यहां पे भी मैं लिख दूंगी मोलर मास ऑफ। यहां तक हो गया। अब देखो, अब W मतलब मास, M मतलब मोलर मास, M मतलब मोलर मास। अब आपको कैसे याद रखना है कि कोई भी आप सॉल्यूशन ले लो, उसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है। सो सॉल्वेंट जब ज्यादा होता है तो हम सॉल्वेंट को बोलेंगे 1, और सॉल्यूट कम होता है तो हम सॉल्यूट को बोलेंगे 2। सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट को हम बोलेंगे 1, सॉल्यूट कम है तो हम सॉल्यूट को बोलेंगे 2। तो जिधर जिधर 1 है हम उधर उधर लिख लेंगे सॉल्वेंट, जिधर जिधर 2 है उधर उधर हम लिख लेंगे सॉल्यूट। तो जिधर जिधर 1 है उधर हमने लिख लिया सॉल्वेंट, जिधर जिधर 2 है उधर हमने लिख लिया सॉल्यूट। तो 1 का मतलब है सॉल्वेंट, 2 का मतलब है सॉल्यूट, 1 का मतलब है सॉल्वेंट, 2 का मतलब है सॉल्यूट।
तो ये हुआ योर फॉर्मूला लिस्ट फॉर द चैप्टर सॉल्यूशन। टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम जाते हैं थर्ड, आयोनिक इक्विलिब्रियम के पास। चलो, शुड वी मूव फॉरवर्ड गाइस? ओके, अब ये हो गया सॉल्यूशन। ओ हाँ, वन मोर थिंग, वो जो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन वाला जो फॉर्मूला था ना, वो आप सॉलिड स्टेट के लाइक इंस्टेड ऑफ सॉलिड स्टेट यू कैन राइट इट हियर। इंस्टेड ऑफ सॉलिड स्टेट ये वाले लिस्ट में लिख दो। देखो, एंड ऑफ द डे तो हमारी फॉर्मूला लिस्ट ही है, बट ये फॉर्मूला लिस्ट में वो फॉर्मूला ऐड कर दो अपना, ठीक है। मेन तो ये है कि फॉर्मूला मिस नहीं हुआ, बट जस्ट टेलिंग यू गाइस। चलो, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब बॉस, आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है, आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। यहाँ पे भी मैं वही करूंगी, ऐसे नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला लिस्ट दूंगी। I will break down the entire chemistry for you, यानी entire term भी break down करूंगी, एकदम सिंपल कर देंगे। Ka is equal to alpha square C। Ka is equal to alpha square C। मैम ये Ka क्या है? Ka is acid constant, alpha is dissociation and C को हम बोलते हैं concentration। अब अगर अल्फा निकालने बोल दिया तो ये कैसे होगा? अंडर रूट Ka अपॉन C। कैसे होगा? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka अपॉन C। सेम हमको Kb बोल दिया तो Kb इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C, और अल्फा इज इक्वल टू कैसे होगा बताओ? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Kb अपॉन C। अब Ka इज एसिड कांस्टेंट, Kb is base constant, alpha is dissociation and C is concentration। चलो बॉस, बढ़े आगे, वेरी गुड। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना pH वाला। तो pH का फॉर्मूला है माइनस लॉग टू द बेस 10 H+। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 H+। फिर अगर हम बात करें POH की, तो POH का फॉर्मूला है माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस। सो pH का फॉर्मूला है माइनस लॉग टू द बेस 10 H+, POH का फॉर्मूला है माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस। मैम यहाँ तक तो सब सही चल रहा है, लेकिन ये pH और POH का रिलेशन क्या है? तो बॉस, ये जो pH और POH का रिलेशन है वो है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। क्या है? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये हुआ आपका फॉर्मूला। उसके बाद अब अगर कभी उन्होंने आपको बोल दिया कि Kw की वैल्यू कितनी होती है, तो बॉस Kw की वैल्यू आपकी होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻40। मैं आपको टर्म लिख के ही दे रही हूँ ताकि अगर पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। फिर कुछ क्वेश्चंस में, ये तो मैं सीधा आपको जुगाड़ू टेक्निक से भी बता रही हूँ, ये वाले, ये तो आपकी फॉर्मूला लिस्ट में है भी नहीं दो फॉर्मूला, बट मैं जुगाड़ू टेक्निक से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको वहां पे बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े। अगर कोई क्वेश्चन में आपको बोल दिया H3O निकालो, तो बॉस तुम H3O कैसे निकालोगे? तर बाळांनो, जर तुम्हाला कोणत्या क्वेश्चन मध्ये सांगितला H3O काढा, तर H3O काढायचा फॉर्म्युला आहे अल्फा इंटू सी। H3O काढायचा फॉर्म्युला आहे अल्फा इंटू सी। H3O काढायचा फॉर्म्युला आहे अल्फा इंटू सी, आणि मग अल्फा कसा काढायचा तुम्हाला माहिती है। क्लियर है बॉस यहाँ तक? वेरी गुड। अब हम आते हैं बफर सोल्यूशन के पास। अगर बफर सोल्यूशन के टर्म्स में बोल दिया तो बफर सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ बफर लिख देती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे मैम पीएच के दो फॉर्मूला दे दिए। तो अगर इन टर्म्स ऑफ बफर बोल दिया, इन टर्म्स ऑफ बफर बोल दिया, तो इन टर्म्स ऑफ बफर हम कैसे निकालेंगे? देखो, pH इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ बफर हम निकालेंगे pH इज इक्वल टू pKa, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10
salt upon acid. pH is equal to pKa plus log to the base 10 salt upon acid. अब pKa हम कैसे निकालेंगे? तो pKa का फॉर्मूला होगा माइनस लॉग ऑफ Ka. pKa का क्या फॉर्मूला होगा? माइनस लॉग ऑफ Ka. अब हम जाते हैं POH के पास. टेक अ स्क्रीनशॉट. यस, अब हम जाएंगे, ये क्या हो गया? हाँ, ये हो गया pH का. अब हम जाएंगे POH के पास. अरे बोलो बोलो, 10 हो गए थे या 11? मुझे याद नहीं है. 10, हाँ बराबर है 11. क्या हो रहा है? I wanted to erase this line. लाइन आ गई है टेढ़ी. बोलते ना यार, लाइन मारने की आदत ही नहीं है, तो पता नहीं टेढ़ी लाइन हो जाती है. देखो अब मार ली ना सीधी लाइन. क्या है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बेटा. लाइन मारते रहो तो फिर सीधी मारना आ जाएगी. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो POH. POH का फॉर्मूला है pKb प्लस log टू द बेस 10. अब POH है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्ट और यहाँ पे आ जाएगा बेस. समझ में आया? सो pH का फॉर्मूला है pKa प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड. POH का फॉर्मूला है pKb प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन बेस. अब pKb हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे pKb? तो देखो बॉस, pKb का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ Kb. pKb का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ Kb. नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम ना हर एक टर्म को यार ब्रेक डाउन कर लेंगे. देखो हम ना हर एक टर्म को ब्रेक डाउन कर लेंगे. अब हर एक टर्म को हम ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? तो Ka को हम बोलेंगे एसिड कांस्टेंट. Ka को हम बोलेंगे एसिड कांस्टेंट. Kb को हम बोलेंगे बेस कांस्टेंट. Ka एसिड कांस्टेंट, Kb बेस कांस्टेंट. यस मैम, यहां तक तो हमको बिल्कुल क्लियर हो गया. नाउ अल्फा, व्हाट डज अल्फा मीन? तो अल्फा को हम बोलेंगे बॉस डिसोसिएशन. अल्फा को हम बोलेंगे डिसोसिएशन. तो अल्फा तो हुआ डिसोसिएशन. अब हम आएंगे C के पास. C को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन. C को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. और फिर बाकी pH और POH का आपको पता है. ठीक है. चलो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट. ये देखो यहां से कहां से शुरू होता है? यहां से शुरू होता है और यहाँ पे टड़ाओ खत्म होता है. अब हम जाएंगे आगे टुवर्ड्स द 4th चैप्टर which is your chemical thermodynamics. बॉस 8 मार्क का चैप्टर है. थ्योरी आता है, डेरिवेशन आता है, न्यूमेरिकल आता है. यहाँ तो इतना वेटेज है कि वो अपनी ही मर्जी चला देते हैं. सो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. चलो शुरू करें केमिकल थर्मो का खेल. यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का खेल मैम शुरू किया जाए. अब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का खेल शुरू होता है उसके सबसे बेसिक फॉर्मूला के पास से, विच इज वर्क डन का फॉर्मूला. सो वर्क डन का ये बेसिक फॉर्मूला क्या है? तो ये है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. सो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल. डेल्टा V का मतलब है V2 माइनस V1. डेल्टा V का क्या मतलब है? V2 माइनस V1. अभी सिमिलरली ऐसा ही एक फॉर्मूला है जिसपे क्वेश्चन आता है, विच इज योर W मैक्स का फॉर्मूला. क्या है ये W मैक्स का फॉर्मूला? तो बॉस ये W मैक्स का फॉर्मूला है माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 अपॉन V1. ये एक फॉर्मूला है कि वॉल्यूम V2 अपॉन V1. अब बॉस वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन इनवर्स है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? देखो W max is equal to minus 2.303 nRT
आता आपण त्याला कसं लिहिणार? V2 अपॉन V1. अब हम बोलेंगे रुको 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 जरा सबर करो और आपण त्याला लिहिणार P1 अपॉन P2. So W is equal to minus P external delta V. डेल्टा V होता है V2 माइनस V1. फिर उसके बाद W max माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 अपॉन V1. V2 अपॉन V1 को हम लिख सकते हैं P1 अपॉन P2. उसके बाद आता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ. क्या है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ? तो वो है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. So boss, this is the first law of chemical thermodynamics. अब ये फर्स्ट लॉ तो है यार, बट ये फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हम देखने वाले हैं वेरियस फैक्टर्स में. मतलब क्या कि अरे बॉस इधर करना है अपने को जुगाड़, ठीक है, कि फर्स्ट लॉ तो है बट वो हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल, इन टर्म्स ऑफ एडियाबैटिक, इन टर्म्स ऑफ आइसोबारिक. ये सारे टर्म्स में हम वो फॉर्मूला देखने वाले हैं. ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस. चलो, बट वो हम देखेंगे एंड में, ठीक है. पहले फर्स्ट लॉ हमने कर लिया. अब फर्स्ट लॉ के बाद हम क्या करेंगे? अब बॉस फर्स्ट लॉ तो हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. इसके बाद हम करेंगे एंथैल्पी विच इज डेल्टा H का फॉर्मूला. तो बताओ क्या होगा रे? तो डेल्टा H तो एकदम चिंदी है. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. अब थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. क्या जुगाड़ लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे? बोलो बोलो, क्या जुगाड़ लगाओगे? डेल्टा V. तो अरे यार ये डेल्टा V है क्या? तो डेल्टा V है V2 माइनस V1. तो वो मैं अभी अलग से एक्सट्रैक्ट करके नहीं दिखा रही हूँ, सिंपल तो बात है. अब डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है. इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा nRT. क्या लिख सकते हैं? डेल्टा nRT. सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. बॉस ये हो गया केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लॉ. देन एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. फिर उसी को थोड़ा इलैबोरेट किया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT. उसके बाद वर्क डन का एक और फॉर्मूला आया रे. क्या है वो फॉर्मूला? माइनस डेल्टा nRT. अरे बोलो बोलो, माइनस डेल्टा nRT. ये हुआ वर्क डन का एक और फॉर्मूला. और फिर बढ़ते हैं आगे. टेक अ स्क्रीनशॉट टिल हियर. ओके, अब यार मेरे को एक बात बताओ. अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे. देखो, W इज इक्वल टू W, या तो W के जगह हम बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी. अब कभी कभी ना वो आपको एंथैल्पी निकालने बोलेंगे. तो एंथैल्पी को तो हम डिनोट करते हैं डेल्टा H नॉट से. अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. अगर उन्होंने एंथैल्पी दी है लेकिन वो मॉलिक्यूल की एंथैल्पी दी है, कंपाउंड की एंथैल्पी दी है, तो उसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. समझ में आया क्या बॉस? सो अगर उन्होंने आपको मॉलिक्यूल की एंथैल्पी बोल दी कि पूरे मॉलिक्यूल की निकाल दो, तो इट विल बी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. लेकिन बाबू भैया जर बाळांनो त्यांनी सांगितलं कि ऐसा कैसे चलेगा और उन्होंने बोल दिया कि नहीं 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 बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, तो बॉन्ड एंथैल्पी हम कैसे निकालेंगे? तो बॉन्ड एंथैल्पी के लिए हम क्या करेंगे रे? डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू
सम ऑफ एंथैल्पी, सम का मतलब है एडिशन, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमने कर लिया, सिंपल है। तो अगर मॉलिक्यूल की एंथैल्पी दे दी तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और बॉन्ड की एंथैल्पी दे दी तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। समझ में आया? सो मॉलिक्यूल हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बॉन्ड एंथैल्पी हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब अगर आपको डेल्टा एस बता दिया, मैम ये डेल्टा एस होता क्या है, तो बॉस डेल्टा एस ला अपन म्हणतो एंट्रोपी। काय म्हणतो? एंट्रोपी। और एंट्रोपी का फॉर्मूला है Q रिवर्सिबल अपॉन T। क्या फॉर्मूला है? Q रिवर्सिबल अपॉन T। क्या फॉर्मूला है? Q रिवर्सिबल अपॉन T। फिर हम आते हैं गिब्स एनर्जी के पास, ज्याला आपण म्हणतो, आहो बोला बोला बोला, ज्याला आपण म्हणतो डेल्टा जी। आता हे डेल्टा जी कसं लिहायचं, तो बॉस डेल्टा जी का फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू सी। समझ में आया बॉस? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम देखेंगे फर्स्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ एडिएबेटिक, इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो बॉस क्लियर है इतपर्यंत? ओके, अब हम बढ़ेंगे आगे, विच इज फर्स्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ, मैंने बोला ना अगर आइसोथर्मल होगा तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू, एडिएबेटिक होगा यानी आइसोथर्मल there is no change in temperature, iso is same, thermal is temperature, adiabatic no heat exchange, minus delta U is equal to minus W। और isocoric का मतलब है no change in volume, iso stands for same, core stands for volume। अब मैंने लिखे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूलाज और केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूलाज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूलाज में से मोस्टली सेल्स आता है, बट आई स्टिल रिटन डाउन फॉर्मूलाज क्योंकि वो ना एप्लीकेशन बेस्ड है, तो जितने मैं लिख सकती थी उतने मैंने लिखे हैं, और केमिकल काइनेटिक्स के भी। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पहले लिखोगे R इज इक्वल टू V बाय रेजिस्टेंस वाला V बाय I, फिर उसके बाद कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी के बाद कोल्हार्श लॉ बॉस, which is very 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 important from this chapter। देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट और जीरो कंडक्टिविटी वाले का ई सेल। दीज आर ऑल एप्लीकेशन बेस्ड, इसलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट इंक्लूडेड इन योर फॉर्मूला लिस्ट। इसकी तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगी लेकिन वन शॉट में। नाउ वी कम टू केमिकल काइनेटिक्स। बॉस केमिकल काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट रेट लॉ। इसीलिए मैंने सिर्फ रेट लॉ लिखा है क्योंकि एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वो चेंज होने वाला है। सो यू नीड टू राइट रेट लॉ। फिर उसके बाद आते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग टू द बेस 10 A0 अपॉन AT, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फिर हाफ लाइफ, देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर है, फिर उसका हाफ लाइफ है, फिर जीरो ऑर्डर गैस फेज है, फिर उसका हाफ लाइफ है। सो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। मैं इसको कैसे याद रख सकती हूँ? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, so 0.693, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, so T half is equal to 0.693 upon K। फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज, गैस फेज के लिए सेम है सब कुछ। देखो K is equal to 2.303 upon T log to the base 10, बस E0 की जगह आएगा PI इनिशियल, फिर ट्वाइस ऑफ PI माइनस P। फिर हम आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के पास, KT is equal to A0 minus AT upon T, अगेन इनिशियल फाइनल वाला लिया। उसके बाद हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर T half is equal to A0 upon ट्वाइस K, और यहाँ से एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, अरेनियस इक्वेशन। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक अरेनियस थ्योरी है और यहाँ पे अरेनियस इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन कभी कभी 1 मार्क के लिए आ जाता है। Arrhenius theory in ionic equilibrium is different and Arrhenius equation in chemical kinetics is very different.
So my dear students, this was all about the complete formula list of physical chemistry. So please write it on a full scape as I told you, and if you can stick it on the wall so that boards के पहले तक हम ये बार रिवाइज करके रखें. And that's all for today my dear students. भूलो मत कि आप प्लेलिस्ट में अगर जाओगे तो नीचे जाओगे तो आपको एक वन शॉट की प्लेलिस्ट मिलेगी और उस वन शॉट की प्लेलिस्ट में मैंने पूरा केमिस्ट्री का 12th का जो सिलेबस है उसका वन शॉट कराया है. So do not forget to check out that video. Next कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट एंड डू लेट मी नो. See you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.